क्यों पढ़ना होता है बीसी के चार्टर्ड अकाउंटेंट को? कल अपन लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन तो किया ही था कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है बीसी के एंड ऑल दैट, है ना। तो वर्क एरिना का ज्यादातर पार्ट क्या है? बिजनेस और कमर्शियल। देखो टेक्निकल कम होता है, आप समझो। हम लोग बहुत सारे इन्वेंशंस जानते हैं। कौन कौन से इन्वेंशंस जानते हो तुम? बल्ब, लाइट और इंटरनेट। और एक बार सोच के देखो, तुम लोग जितने भी बताओगे वो पता कौन से वाले इन्वेंशन है जो कमर्शियल हुए, जो कि सबके नीड के इन्वेंशन है। पॉइंट समझो, इन्वेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया वो सबके काम का है कि नहीं। मतलब है इंपॉर्टेंट, ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पॉइंट क्या है कि अगर कोई चीज कमर्शियल नहीं है, सबके काम की नहीं, तो वो इन्वेंशन किसी के काम का नहीं। समझ आ रही है बात? ठीक है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि बिजनेस वाले पॉइंट में ज्यादातर पार्ट जो है वो क्या होता है? कमर्शियल। मतलब तुमको ज्यादातर क्या किसमें इन्वॉल्व रहना पड़ता है? कमर्शियल उसमें। ठीक है ना? क्लियर है ना? जो मैन्युफैक्चरिंग या जो साइंस वाला पार्ट है वो बहुत लिमिटेड। वो एक बार जितना एस्टैब्लिश हो गया हो गया। मतलब अगर तुम देखोगे तो जो कॉमर्स फील्ड है ना वो डायनामिक है। एक सेल्स पर्सन जो है ना उसको रोज नया सोचना है। पॉइंट समझ रहे हो? जबकि एक मैन्युफैक्चरिंग या साइंस वाले का क्या होगा? एक बार जो इन्वेंशन कर दिया उसके बेस पे बना जा रहा है, रेगुलर काम है रोज का सेम। मुझे ये बताओ कि जो कारें बन रही हैं, समझ रहे, उसका क्या प्रोसेस रहता होगा? हर दिन चेंज होता होगा। सेल्स हर समय कुछ ना कुछ नया होता रहता है। आप पॉइंट समझ रहे हो? सोचो कोई चीज कमर्शियल नहीं रही तो उस इन्वेंशन का कोई काम नहीं बचेगा। तो आप समझो इस बात को, ठीक है, कि बिजनेस और कमर्शियल सेक्टर ही आपका ज्यादातर वर्क एरिना का पार्ट होता है। क्लियर है? Each business has its own peculiarities and associated with variations in notion of product, inventory, revenue, profit. मतलब बिजनेस में अपन लोग सेल्स की, प्रॉफिट की, ये सब बातें करते रहते हैं ना, यही सारी ज्यादातर बातें होती। ठीक है। एफएमसीजी का मतलब क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स शॉर्ट में इसको बोल रहे हैं। क्या होता है ये? देखो, जैसे एसी है। एसी क्या है? मतलब एज ए प्रोडक्ट, ड्यूरेबल प्रोडक्ट। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मतलब जैसे आटा हो गया। आटा क्या है? एफएमसीजी। क्योंकि आपको बार बार खरीदना है, बार बार, मतलब दुकानदार उसको बार बार सेल कर रहा है, जैसे सेल कर रहा है, कंज्यूम हो जा रहा है। फुल्की है, फुल्की चाट, ये सब जो कंज्यूमेबल वाले जो गुड्स हैं। या पेन है, अरे साहब, आप यूज करते हो, खत्म हो जाता है, फिर खरीदते हो। ये सब चीजें कौन से सेक्टर में आती हैं? एफएमसीजी। कोल्ड ड्रिंक तो सेक्टर वाइज डिवाइडेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफएमसीजी आपको पता होना चाहिए, बहुत बार रेफर होता है, और जनरल बिजनेस वर्ल्ड में तो बहुत ही रेफर होता है कि एफएमसीजी में काम करते हैं आप। समझ में रही? या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में काम करते हैं। समझ में रहा है? बिजनेस पर्टेन्स टू मैन्युफैक्चर, ये याद रखना, एफएमसीजी वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? अच्छा, पर्टेन्स मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ वैरायटी ऑफ स्टेपल्स। ग्रोसरी पता है क्या होती है? ग्रोसरी मतलब जो राशन किराना अपन लेते हैं। बेकरी पता है क्या होता है? ब्रेड या केक, जो बिस्किट्स वगैरह आती हैं। कन्फेक्शनरीज, टॉफी या ये सब जो है ना। चलो, पर्सनल केयर में क्या क्या आता है? मैं सिर्फ ये, देखो, इस पूरे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। ठीक है। अपन लोग इसको पढ़ते जा रहे हैं और ये देखते जा रहे हैं कि भाई जो जो चीज जिस जिसको नहीं पता है वो पता चलती है।
समझ में आ रहा है? मतलब आज के बाद से अगर ये वर्ड सुनो, जैसे एफएमसीजी को मैंने बहुत जोर डाला क्योंकि वो किसी किसी को नहीं पता था, क्लियर है? तो अब अगर उसको तुम भूल गए तो फिर क्या ही करेंगे, मतलब समझ में आ रहा है क्या? तो ये ध्यान रखना कि ये सब आपको पता होना चाहिए। और आपके जो नोट्स हैं इसी सीक्वेंस में बने हुए हैं, तो आप इसमें क्या करते जाओगे, अपडेट करते जाओगे। अच्छा, हर किसी के नोट्स अलग अलग हो सकते हैं। कुछ चीजें जो जेनरिक इंपॉर्टेंस की है वो मैं बता दूंगा, कुछ चीजें जो आपको नहीं पता, बहुत लोगों को पता है, तो वो आप लिख लो नोट्स में, क्योंकि जो चीज आपको पहली बार पता चली है वो आप भूल जाओगे, ठीक है ना? याद रखना, क्लियर है? उसको याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। इन नोट्स में इंक्लूड कर लो, क्योंकि मॉड्यूल दोबारा नहीं पढ़ पाओगे। समझ में आ रहा है? इको वगैरह में हाई स्कोरिंग के लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे आपके अकाउंट्स, लॉ और वो सब चालू होंगे, तो क्या होगा कि आप मतलब फिर ये कम इंपॉर्टेंट लगने लग जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस पे अभी जितना वो कर सकते हो काम जो है वो कर लो, इवेंचुअली आपको मौका नहीं मिलेगा। क्लियर है? ठीक है ना? सच है सोप, डिटर्जेंट, टॉयलेटरीज, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा, ठीक है ना? तो पर्सनल केयर में क्या क्या आता है? ठीक है। होम केयर में रूम फ्रेशनर, पर्दे, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स जो रहते हैं वो किस में आएंगे? होम केयर। क्लियर है? ध्यान रखना, ये सब वर्ड्स वाली बात है ना? कॉस्मेटिक्स आपको पता ही होगा, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आपको पता होगा, टॉयलेटरीज सैनिटेशन के लिए जो चीजें वो। द चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन इजीली डेवलप नोशंस ऑफ कॉस्ट, इन्वेंटरी, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स एक्सेट्रा। ठीक है? देखो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, वो सिंपली ये कॉस्ट ये सब कर सकता है, लेकिन होटल और रेस्टोरेंट में ये चेंज हो जाता है। देखो, किसी बिजनेस में हम देखते हैं प्रॉफिट, किसी बिजनेस में हम देखते हैं सेल्स, किसी बिजनेस में हम देखते हैं सेल्स वैल्यू में, और किसी बिजनेस में हम क्या देखते हैं? सेल्स नंबर ऑफ यूनिट्स। जैसे किराना का बिजनेस है, तो आपको ये सेंस होना चाहिए कि किराने के बिजनेस में मार्जिन इंपॉर्टेंट नहीं है, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट। क्या मतलब है इस बात का? वॉल्यूम अगर आपने ज्यादा सामान बेचेंगे तो अपना मार्जिन ऑटोमेटिक है, पर खुद भी बोलते हैं मतलब वॉल्यूम और मार्जिन अलग अलग चीजें हैं, तो कैसे बाइफरकेशन करेंगे हम, ये बताओ। मार्जिन मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, हाँ, और वॉल्यूम मतलब इतनी ज्यादा से। बहुत बढ़िया, समझे कि नहीं? मार्जिन मतलब कि भाई मैंने ये 10 रुपए का खरीदा, 12 रुपए में बेचा तो मेरा 20 रुपए मार्जिन, 20% मार्जिन। समझ में आ रहा है? 13 रुपए में बेचा तो मेरा 30% मार्जिन। क्लियर है? वॉल्यूम मतलब मैंने कितने बेचे, समझ में आ रही है बात? ठीक है? मतलब मान लो कि ये प्रोडक्ट है, एक बेच रहा 10 का 12 में, एक बेच रहा 10 का 13 में, किसको ज्यादा प्रॉफिट होगा? कुछ नहीं कह सकते। जो 13 में बेच रहा है उसका प्रोडक्ट ही कम बिका, तो जो 10 का 12 में बेच रहा है उसका ज्यादा नहीं बिकेगा, प्रॉफिट उसको ज्यादा होगा। थिंक अबाउट इट, दो चीजें, मार्जिन और वॉल्यूम। समझ में आ रही है बात? ठीक है? जितने में छोटे दुकानदार खरीदते हैं ना कुछ चीजें, उससे कम में मॉल वॉल में बिक जाती है कुछ चीजें। पता है आपको ये बात? जो नॉर्मल दुकानदार होते हैं वो मॉल से भर भर के ले, आपने देखा है कभी ऐसा कि कोई एक बंदा मॉल में आया और एक टाइप के गुड्स उसने 100 रख लिए, पूरे खरीद के ले जा रहा है? नोटिस किया है आपने? नहीं किया, तो ज्यादा नहीं विजिट किया होगा। ऐसा होता है, वो दुकानदार होते हैं, वो चीजें मॉल में सस्ती मिल रही है, क्यों? क्योंकि वो बल्क में परचेस कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो उसमें बहुत सारी कॉस्ट जो है वो नहीं जुड़ पा रही। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ये बिजनेस नॉलेज आपको होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? मैं आपको ऐसी बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ जो कि आपको पहली बार पता चलेगी। अरे समझ, काउंटर मत करना, इतना वक्त नहीं है हमारे पास कि मैं साबित करते बैठूं कि मैं क्यों सही हूँ। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है, जनरली ये मान लेना कि मैं सही हूँ। हाँ, जिस चीज का तुम्हारे घर में बिजनेस है या तुमने उसमें काम किया है,
सिर्फ उस मामले में तुम मुझे काउंटर करो। आ रहा है समझ में? कहीं सुनी या किसी ने बताई तो ये मान करके चल लो कि मैं कोई भी बात फालतू बोलता ही नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है हवा भाई, मेरी हर बात फैक्चुअल होगी। ठीक है, लेकिन टाइम लग जाता है कई बार। ठीक है साबित करने को इनकी मैं क्यों सही बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें अनयूजुअल रहती हैं एक्चुअल बिजनेस लेवल में। जो हमको अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि अच्छा ऐसा होता होगा, वो चीजें चेंज हो जाती हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान रखना है। मोर ओवर, इन एडिशन टू सर्टेन कॉमन लॉज दैट ऑल द बिजनेस आर सब्जेक्ट टू, ईच बिजनेस इज सब्जेक्टेड टू द होस्ट ऑफ लॉज स्पेसिफिक टू इट। ठीक है, एक है, अच्छा कानून कौन बनाता है? सरकार। कानून सब चीज के लिए और कानून बिजनेस के लिए भी। कुछ ऐसे कानून है जो सबको निभाने, और कुछ ऐसे कानून है जो सिर्फ पर्टिकुलर बिजनेस को, है ना। मान लो दवा की दुकान है, उस पर कुछ ऐसे लॉज लगेंगे जो किराना दुकान पे नहीं लगते। लेकिन दवा की दुकान है तो दुकान वाले रूल्स कि भैया शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में रजिस्टर कराना, ये बात दवा दुकान पे भी लगेगी, किराना पे भी लगेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी लगेगी, फर्नीचर पे भी लगेगी। समझ गए ये बात? क्लियर है ना? ठीक है, तो वो यही बोल रहा है कि कुछ कॉमन लॉज होते हैं, आप कोई भी बिजनेस डालोगे ना तो कुछ जनरल लॉज आपको निभाने पड़ते हैं। ठीक है, फिर क्या है? Understanding business and its complexity is of utmost importance to work as a valuable contributor to the economy in any form of service chartered accountant wishes to work. ठीक है, क्या बोल रहे हो वो? बिजनेस और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो आपको तो पता होनी चाहिए। यू आर गोइंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अरे समझ, क्योंकि सारे बिजनेसेस जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं। अरे समझ, अगर मान लो कि मेरे सब दोस्त है ना, अगर मान लो कि कभी मैं उनके साथ हूँ और कोई भी है तीसरा व्यक्ति, समझ में आ रहा है, तो वो मेरे को जबरदस्ती मिलवाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि वो कोई भी तीसरा व्यक्ति है उसको बोलेंगे कि देखो ये मेरा दोस्त है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अरे समझ, वो अपनी वैल्यू मेरे थ्रू बढ़ाने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि किसी को भी वो देखो मेरा दोस्त है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसा बताने के लिए ये वैल्यू है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, तो ये बहुत, तो क्योंकि हर बिजनेसमैन जो है वो पता क्या करता है, वो दे लुक अप टू कि यार कुछ तो भी इम्पोर्टेंट है, कुछ तो भी चीजें हैं जो इनको पता होंगी। अरे सर, वो इसलिए होती है क्योंकि सी में सेकंड लेवल में होती है ट्रेनिंग, वो आप कहीं से भी कर सकते हो। तो मैंने अपनी करी थी दिल्ली, रायपुर और इंदौर, ये सब जगहों से। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, जितनी बड़ी जगह जाओ और जितनी बड़ी फर्म में जाओ, उतने बड़े ऑडिट्स में आपको काम करने का मौका मिलता है। वो डिपेंड करता है कि आपको कल को क्या करना है उस पर। ठीक है ना, तो मेरे को एक्सपोजर लेना था तो मैंने बड़ी फर्म ज्वाइन की थी दिल्ली में, है ना। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस सुना है, उसका सेंट्रल स्टार्ट ऑडिट किया था मैंने। अब सेंट्रल स्टार्ट ऑडिट का मतलब ये होता है कि आपने जबलपुर में कोई ऑफिस देखा होगा, समझ में आ रहा है? वो सर्कल ऑफिस है। ये सर्कल ऑफिस किसी डिवीजन से अटैच होते हैं। डिवीजन किसी बड़े शहर में होता है। अब तो जबलपुर में बन गया होगा डिवीजन, मैं बात कर रहा हूँ 2005 की। ये डिवीजन ऑफिस जो है, समझ में आ रहा है, ये अटैच होते हैं स्टेट में दो, एक या दो रीजनल ऑफिस हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, रीजनल ऑफिस से, और रीजनल ऑफिस रिपोर्ट करते हैं सेंटर को। तो हम पूरी कंपनी के ऑडिटर थे। दिल्ली में ओरिएंटल का ऑफिस आसिफ अली रोड पे, ठीक है, जो मेन है। मतलब हम कंपनी के सीएफओ के साथ बैठे और फिर हमने अलग अलग स्टेट में विजिट किया था। ठीक है, एक हम लोग गए थे गुजरात में, है ना, और मुंबई में और कोलकाता में। दो ऑडिटर थे, इतनी बड़ी कंपनी है कि उसके दो ऑडिटर थे, तो तीन जगह तो मैं ही गया था पर्सनली। ठीक है ना, तो वहां हम रीजन में बैठे हैं, रीजनल में, और सारे डिवीजन वालों को बुलाया था कि बड़े केसेस तुम्हारे जहाँ जो भी इंश्योरेंस के बड़े केसेस हुए, ठीक है, मतलब जो क्लेम देना पड़ा है, तो 1 करोड़ का क्लेम किसी को देना पड़ा है, 80 लाख का क्लेम देना पड़ा है, तो वो सब हम पर्सनली चेक करेंगे, वाली फाइल लेकर के आओ। तो डिवीजन से लोग आए थे रीजन में, और वो चीज जो है वो हम लोगों ने चेक की थी। हम लोग 3 लोग थे और टोटल। आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है? ऐसा होता है काम। तो अब इतना जब तुम देख लेते हो ना, तो एक्सपोजर अच्छा हो जाता है। जैसे एक मदर डेयरी नाम सुना है आप लोगों ने? जैसे अमूल है वैसे मदर डेयरी है। ठीक है, मतलब उसकी फैक्ट्री है जूनागढ़ में, मुंबई में, उसका मतलब बहुत सारी जगहों पर है। दिल्ली में बहुत ज्यादा है उसका। ठीक है, जूनागढ़ में जो उसकी फैक्ट्री, क्योंकि गुजरात में बहुत दूध होता है, समझ में आ रहा है, तो जूनागढ़ में जो फैक्ट्री है वो गजबई लेवल की है, मतलब समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, खैर बहुत प्रॉपर खाने पीने को और घूमने को मिलता है, मतलब समझ में आ रहा है, काम जल्दी खत्म कर लो तो
बहुत रहता है, ठीक है। तो मतलब ये समझो कि हम लोग जब गुजरात गए थे ना, तो उन्होंने गाड़ी और ड्राइवर हमको दे दिया था। मुंबई में भी यही हुआ था। मुंबई में हम लोग 300 किलोमीटर घूमे थे, समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी खाने के लिए आपको जो मंगाना है और जहां से मंगाना है, ऐसा होता है। मतलब समझ में आ रहा है। अगर आप ऑडिटर की पोजीशन से गए हो, मतलब यू आर नॉट इवन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट येट, स्टिल यू आर मतलब वैल्यूएबल फॉर देम, कि आप उनका ऑडिट करने आए। मतलब सिर्फ सेकंड स्टेज क्लियर करने के बाद 50-50 60-60 साल के लोग आपको सर करके बुलाएंगे, समझ में आ रहा है, इवन बिफोर यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना। तो मतलब आना जाना सारा हमारा फ्लाइट से ही होता था, ठीक है। और मतलब उनने हमको, हम लोग गए थे जूनागढ़, ठीक है, अहमदाबाद जूनागढ़ यहाँ पर गए थे, और वहां से उन्होंने हमको गाड़ी दी थी और हम लोग द्वारका होकर के आए थे। समझ में आ रहा है। सैटरडे संडे काम खत्म हो गया था इसलिए, बस समझना, नहीं तो फिर सैटरडे संडे भी लगे रहते, फिर कोई घूमना नहीं, कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके का होता है। खैर अभी बहुत सारी बातें पता चलेंगी आपको। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को पीपल लुक अप टू, ठीक है ना। द चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल बी एबल टू कंडक्ट द ऑडिट डिलिजेंटली, टेक डिसीजंस, स्ट्रेटजीज, मेक प्लान्स एंड बजट्स, है ना, वर्क क्लोजली विद वेरियस बिजनेस टीम्स, ठीक है। मतलब बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, तो वो आएंगे किसके पास? चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, कि भाई क्या करें बताओ। अरे समझ, बहुत सारे बिजनेस में टैक्स, तुम लोग को बहुत कम एरियाज पता होंगे। नॉर्मली उनको यही पता है कि भैया टैक्स होता है और ऑडिट होता है। ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सिर्फ आईटी में काम करते हैं, आईटी में सिस्टम डिजाइन होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सिस्टम डिजाइन होता है। आपने कभी ऐसा सोचा है कि हर दुकान में पार्ले जी कैसे पहुंचता होगा? पार्ले जी हर दुकान में बिकता है, सुंदर है, कहाँ कहाँ बनता है, कितनी जगह बनता है, और हर दुकान में कैसे अवेलेबल, समझ में आ रहा है। कितना कैसे प्लान करते होंगे कि कितना बनाना है, और कैसे वो पहुंचाते होंगे, और कैसे वो 5 रुपए का मिल रहा है। बना करके देख ले कोई भी बंदा, कोई भी बंदा इतनी बिस्किट बना करके देख ले और बन जाए 5 रुपए में। और आप कितने भी बल्क लेवल में करके काम देख लो, और वो जहां पर बना रहे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन के साथ वो आपको 5 रुपए में बेच दे रहे। अनइमेजिनेबल है ये, किस लेवल पर काम हो रहा है, कितना ऑप्टिमम तरीके से काम हो रहा है, यू डोंट रियलाइज। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये सब किसने तय किया? ये सब की मदद के लिए लोग किसके पास आते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास, कि कैसे, मतलब इंडिया लेवल पे कहां पर फैक्ट्री लगनी चाहिए, कहां पर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम, मतलब बिजनेस का कंप्लीट नॉलेज आपके कोर्स में ही, समझ में आ रहा है, कंप्लीट नॉलेज है इसमें, ठीक है। टेक्निकल ज्यादा है ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर काम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मतलब ऑडिट टैक्स और इसमें करते हैं। लेकिन कुछ लोग सिस्टम डिजाइन, क्योंकि फील्ड बहुत बड़ी है ना, कहीं भी जा सकते हो आप। बैंक्स आज की डेट में सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करते हैं, समझ रहे, एक बार में 400-400 वैकेंसीज निकलती, समझ में आ रहा है, ठीक है। गूगल में डालोगे ना चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब्स, कभी कभी जीवन में जीरो नहीं मिलने वाली, समझ रहे, क्योंकि 60 साल में बने टोटल 3 लाख, रिक्वायरमेंट एट ए टाइम 4 लाख की, और हर साल बन रहे हैं 12,000 के आसपास। समझ में आ रहा है, एक्चुअल डेटा है, गूगल कर सकते हो, ठीक है। खैर ये इंस्टीट्यूट की साइट में मिल जाता है, ठीक है। तो ओनली व्हेन दे अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो आप अपने बिजनेस में वैल्यू ऐड, आप अपने काम में वैल्यू ऐड तभी कर सकते हो जब आपको किसके बारे में पता है? बिजनेस के बारे में। गेटिंग कन्वर्सेंट विद एंड अपडेटिंग बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉन्स्टेंटली अपडेट होता रहे। समझ में आ रहा है, मैंने बताया था कि सोशल मीडिया कोई बिजनेस थोड़ी था, समझ में आ रहा है, इट बिकेम अ बिजनेस। इंस्टाग्राम किसी ने सोचा था कि इट बिकेम अ बिजनेस, एडवर्टाइजिंग बिजनेस, सेल होने लग रही है भैया, व्हाट्सएप में आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, सोच करके देखो, क्लियर है क्या? ऐसा किसी ने सोचा था कि फोन पे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप पैसे ट्रांसफर कर दो? समझ में आ रहा है, मनी ऐप बने हैं मतलब, क्लियर है ये, ठीक है। बहुत अलग तरीके से चलता है बिजनेस, मतलब। खैर बीसीके का डोमेन हमेशा बढ़ रहा है, इक्लेक्टिक के एवर एक्सपैंडिंग है ना। तो
वी आर ऑल्सो कन्विंस दैट BCK इज इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल एजुकेशन एंड करियर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है ना, कल को आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, जनरल बिजनेस के टर्म्स नहीं पता तो क्या कहेगी दुनिया। अरे क्लियर है। फिर BCK स्पेशली इफ वी डू नॉट हैव प्रायर बैकग्राउंड, मतलब कि अगर आपका 10+2 में नहीं था कॉमर्स, तो कौन है यहाँ पर जिसका नहीं था? तुम्हारा नहीं था, है ना? तो भाई हाउ डू वी गेट टू द टर्म्स विद BCK? मतलब भाई हमने कॉमर्स के टर्म्स नहीं पढ़े, तो फिर कैसे? ये जो CA में स्टार्ट होता है ना, बिल्कुल अफ्रेश स्टार्ट होता है। समझ में आ रहा है? द टास्क इंडीड सीम्स हरक्यूलियन, कह रहे भाई इतना सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। एंड टू टॉप इट देयर इज constant dilemma whether to focus on specialization, core discipline, accounting or taxation, or diffuse energy to wide topic as business. Point ये है कि इसमें ना आपके पास ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि भैया हम क्या करें। देखो, कोर एरिया है अकाउंटिंग और टैक्स। जैसे कि कोई डॉक्टर बनता है ना, तुमको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम कौन से डॉक्टर के पास जाते हो? श्योर हो? सोच के देखो एक बार, एक्चुअली सोच करके देखो। स्पेशलिस्ट के पास जाते हो तुमका तुम्हारा गला दिखता है तो तुम ढूंढते नहीं हो कोई MBBS डॉक्टर मिल जाए, तुम बोलते हो कि गले का डॉक्टर कौन अच्छा है। समझ में आ रहा है? तुम्हारी हड्डी में प्रॉब्लम है, तुम किसके पास जाते हो? हड्डी के डॉक्टर के पास कि MBBS के पास? समझ में आ रहा है? लेकिन MBBS भी अलग लेवल पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो जनरल रहते हैं हॉस्पिटल्स में, या उनका क्लिनिक है जिसमें कि वो जनरल किसी को भी देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? बुखार है तो, है ना, कोई भी प्रॉब्लम है, जो डॉक्टर्स की क्लिनिक्स हैं उसमें वो किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैंडल कर रहे हैं, हर तरीके की। ये क्लियर है क्या? ठीक है ना? तो कोई भी प्रॉब्लम होती है उनके पास भी आता है। तो ये होता है कि आपको CA में आपको अपना ऑफिस खोलना है या जॉब करनी है, या किसी एक जैसे लॉयर बनते हैं लोग, अरे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लॉयर के पास नहीं जाओगे, आप किसके पास जाओगे? क्रिमिनल लॉयर है तो आपका क्राइम का है तो क्रिमिनल लॉयर के पास जाओगे। समझ में रहे? कोई बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट लॉयर बन जाते हैं, कंपनीज हायर कर लेती है। अरे समझ, ये वही बात है कि आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको कोर एरिया में जाना है, समझ में आ रहा है, या जनरलाइज एरिया में जाना है। सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। आपको कल को जॉब करनी है या आपको अपना ऑफिस खोलना है, ये सब आपका आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? सेल्फ एश्योरेंस, ठीक है ना? तो कैसे अपन एनहांस करेंगे? सबसे पहले तो बिजनेस हर तरफ है ना? वी एनकाउंटर इट, एंगेज इट विद न्यूमरस ट्रांजैक्शंस ऑन अ डेली बेसिस। आसपास देखो कैसे अपना बिजनेस कमर्शियल नॉलेज हम कैसे बढ़ाएं उसके बारे में। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड इज नॉट हैंडीकैप, मतलब ये किस बात में मत रोना कि तुम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, बहुत आराम से बिजनेस के बारे में नॉलेज तुम गेन कर सकते हो। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। मतलब तुम हिस्ट्री विस्ट्री भी पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें तुमको समझ में आएगा कि भाई कोई राजा किसी पे आक्रमण क्यों कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे नॉर्मली सुनते हैं कि हाँ लड़ाई है या ये है वो है, लेकिन तुम देखो कि उन सब की स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती थी। समझ में आ रहा है? कुछ थे पागल टाइप के जिनको सब जगह पे राज करना था, सिकंदर एकंदर जो अपन बोलते हैं, तो उसमें क्या था, उसको पूरे सब जगह पे राज करना था। अंग्रेजों ने राज किया तो क्या मजे के लिए थोड़ी किया, इकोनॉमिक मोटिव था ना। प्रॉपर उन्होंने क्या किया है, अगर तुम देखोगे तो उन्होंने बिल्कुल, तुम लोगों ने जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के उन लोगों ने पढ़ा होगा, उन लोगों ने प्रॉपर प्लान किया कि हर जगह के गांव में जो एरिया है उन लोगों ने प्रॉपर जमींदार सिस्टम बनाया, और हर गांव में उगाया उन लोगों ने कैश क्रॉप्स। समझ आ रहा है? और वहां से पूरा रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ पर भेज दिया? इंग्लैंड। समझ आ रहा है? और यहाँ पर कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं होने दी। समझ में आ रहा है कि किसी को भी मशीन खरीदनी है तो नहीं करने देंगे, क्योंकि यहाँ तुम इंडस्ट्री नहीं डालो। ठीक है, तुम साले रॉ मटेरियल सप्लायर ही बने रहो, ये उनका कॉन्सेप्ट था। समझ में आ रहा है? जिसपे चले अच्छे खासे। क्लियर है? और उसके बाद इवेंचुअली अगर तुम देखो कि महात्मा गांधी जी ने क्या किया, ठीक है, उन्होंने वही इकोनॉमिकली और लीगल पॉइंट्स पर क्या किया, तोड़ा। अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो असहयोग आंदोलन था, पढ़ा होगा तुम लोगों ने। अच्छा, वो पढ़ा है? दांडी यात्रा, तो दांडी यात्रा का कॉन्सेप्ट क्या था?
हाँ मतलब ओवरऑल क्या कॉन्सेप्ट था, क्यों था वो पूरा इवेंट, क्यों? वो तो अलग मूवमेंट था ना। दांडी यात्रा, व्हाट वाज पर्टिकुलरली दांडी यात्रा का कॉन्सेप्ट क्या था? नमक ज्यादा बेच रहे थे तो वो लोग सस्ते में निकालने के लिए नमक है किसने बोला है? मैन्युफैक्चरिंग नमक बनाया था वो। क्या बोलो? सरकार नमक पे कानून, नमक पे टैक्स लगा रही थी, समझ में आ रहा है? तो अब ये भी एक तरीका था किसका, अंग्रेजों का पैसे निकालने का। तो उनने टैक्स लगाया था किस पे, नमक पे। ठीक है, कि अब अगर किसी ने भी नमक बनाया तो और टैक्स नहीं दिया तो हम वो उसको जेल में डाल दिया, क्योंकि वो राज कर रहे थे, कानून वही बना रहे थे। तो गांधी जी का यार नमक हर इंसान खाता है, इस तरीके से तुम लूट मारोगे देश को, समझ रहे? तो उन्होंने दांडी यात्रा करी थी, और पैदल इसलिए कि लोग जुड़े, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम उस समय प्रॉपर नहीं थे, ठीक है ना। तो उन्होंने पैदल यात्रा करी थी और वहां जाकर के नमक बनाया था। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया था, कानून तोड़ा था, समझ में आ रहा है? उनका पर्पस था कि भैया कानून तोड़ो और इनको कोई कानून निभाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कानून आप निभाओगे उनका तो एक्चुअली में आप पूरे पैसे दे डालोगे। तो वो इकोनॉमिक मोटिव था उसका, समझ में आ रही है बात? और सोचो अगर मान लेते तो, ठीक है, इवेंचुअली अब पास्ट में अगर तुम देखोगे तो हम गुलाम बने कैसे, क्योंकि वो अपना उनने प्राइवेट लोगों को हायर किया और आर्मी बनाई, समझ में आ रहा है? फिर उन्होंने राजा से बोला कि अरे यार तुम जो इतनी परेशान होते रहते हो, ठीक है, तुमको खर्चा अर्चा मैनेज करना पड़ता है, सब है, आर्मी हम तुमको प्रोवाइड कर देते हैं, तुम्हारी आर्मी हमको आउटसोर्स कर दो। आर्मी जैसे आउटसोर्स करी, उनने कहा चलो अब लड़े। बोला अरे हमारी आर्मी तुम ही मैनेज कर रहे हो। बोले हाँ लेकिन अब हम लड़ रहे हैं। तो हुआ क्या अल्टीमेटली, वो सारे राजाओं का के पास अपनी कोई आर्मी नहीं थी, तो उनको उन लोगों ने कठपुतली टाइप बना दी, क्योंकि लोग कम थे ना, थे ही कितने अंग्रेज, समझ में रहे? तो उनको उन्होंने बना दिया कठपुतली कि तुम बैठो तुमको पेंशन मिलेगी। राजाओं को पेंशन पे रखा था इन्होंने, समझ में रहे? कि भैया तुम्हारा चलो, तुम्हारा ईगो, तुम्हारी इज्जत दिखती रहेगी बस, जैसा हम बोल रहे करना वैसे। ये आपको पता होगा शायद कैसा इस तरीके से ही उन लोगों ने क्या किया राज पे। तो ये दिक्कत क्या थी, एवरीबडी कोऑपरेटेड विद देम, समझ में आ रहा है? कुछ लोग जिन लोगों ने नहीं कोऑपरेट किया था उनके नाम हम जानते हैं, है ना। बहादुर शाह था एक, और एक लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, है ना, मंगल सिंह, मंगल पांडे सॉरी, है ना। तो ये वो सारे नाम हैं जिन लोगों ने एक्चुअली में विद्रोह किया, समझ रहे हैं? जिन लोगों ने क्या किया, दे डिड नॉट कोऑपरेट विद देम, समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनका मोटिव सही नहीं था। खैर सब पता होना चाहिए तुमको। तो हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज तुमको पता चलेगा। तुम्हें सारे ये जो बड़े बिजनेसेस है ना, ये क्या करते हैं और क्यों करते हैं इसकी बातें किसी से मत सुनो, समझ रहे हैं? कि मतलब क्योंकि वो ये नुक्कड़ पे ज्ञान देने वाले लोगों से आप बातें ना करें, समझ रहे? जो गली मोहल्ले में चौक पे बोलते हैं ना कि अरे हम बता रहे, गूगल है, अरे समझ, और उसमें कोई ऑथेंटिक अगर कोई व्यक्ति है, क्योंकि इतना मच गया है ना इंफॉर्मेशन, इतनी इतनी टाइप की, इतनी फालतू फालतू इंफॉर्मेशन है कि मैं क्या बताऊं। तो थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी तुमको, क्लियर है? तो वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है वो आइडेंटिफाई करो तो तुमको बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज जो है वो मिल जाएगा। जो बड़े बिजनेसेस करते हैं, मान लो कि अभी कल की न्यूज है क्या, बिस्लेरी की, पता है? ये देखो, टाटा ने बिस्लेरी को एक्वायर किया है 7,000 करोड़ में, आ रहा है समझ? ठीक है, तो टाटा इज गोइंग टू एक्वायर बिस्लेरी, ठीक है। तो अब टाटा ने क्यों खरीदा है, या क्या प्लान हो सकता है? ऐसा नॉर्मली थोड़ी, रिलायंस ने फ्यूचर रिटेल को परचेज कर लिया, पता है ना तुमको? ब्रांड फैक्ट्री था शास्त्री ब्रिज पे, क्या हो गया है वो? रिलायंस फैशन फैक्ट्री। ब्रांड फैक्ट्री किसके अंडर में आता था? फ्यूचर रिटेल। फ्यूचर रिटेल में ही क्या आता था? बिग बाजार। बिग बाजार पता है ना, सैम मॉल के पास था। तो वो अब क्या हो गया है? और
ये ब्रांड फैक्ट्री क्या हो गया? फैशन फैक्ट्री, शहर में भी घूमते हैं, ठीक है। ये सब रिलायंस का हो गया। क्यों? क्योंकि पूरा फ्यूचर रिटेल किसने एक्वायर कर लिया? रिलायंस। और इसकी लड़ाई चली है किसके साथ? अबे अमेजोन के साथ। अडानी से काहे की लड़ाई? अमेजोन से लड़ाई चली है क्योंकि अमेजोन का 5% स्टेक था फ्यूचर रिटेल। चलो ठीक है, तुम लोग को पता चल रहा है तो वो कर लो कि हाँ अब पता चल गया है ना। अमेजोन का स्टेक था तो फ्यूचर रिटेल ने बेचा ना, रिलायंस रिलायंस ने खरीद लिया, तो अमेजोन ने केस करा था। फिर इंटरनेशनल कोर्ट में भी गया सिंगापुर में, और इंडिया में भी सेबी में, वो सीसीआई और सेबी में लड़ाई हुई थी, ठीक है। लेकिन इंडिया में रिलायंस को हराना मतलब पानी में मगर को हराना, आ रहा है समझ? तो अमेजोन वर्ल्ड की होगी, इंडिया तो अपना एरिया मतलब रिलायंस का है ना। खैर, तो ये जनरल बातें हैं जो तुमको कुछ कुछ इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। अलग से टाइम इन्वेस्ट मत करो, बहुत सिंपल है। इंस्टा चलाते हो, इंस्टा चलाते हो ना, ठीक है, तो मेरी आईडी में जाओ, आ रहा है समझ? और मैंने जो जो बिजनेस ग्रुप्स, तुम्हारा पूरा टाइम बचा दिया ना मैंने। मैं तुमको ये थोड़ी बोल रहा हूँ सर्च करो और ये वो, कुछ नहीं। मेरी आईडी में जाओ, मैंने जिस जिसको फॉलो कर रखा है बिजनेस वाले उसमें, समझा रहे, फॉलो कर दो, सिंपल। फाइनेंस गाय और ये सारा कुछ तुमको सारी न्यूज मिलती रहेगी, कैसे मिल जाता है ना, ठीक है। अभी नहीं बोल रहा हूँ, बाद में। और ये नहीं है कि भाई मैंने ही सब अच्छे ढूंढ रखे होंगे, मेरे को कोई भी टाइम कम मिलता है, तो तुम क्या करना ना कि प्रॉपर बिजनेस न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी होंगे ना वो सर्च करना, समझ में आया? बहुत लोग बस फालतू वो करते रहते हैं प्रमोशन, लेकिन अगर तुम बहुत सारे लोगों को देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देते हैं, ठीक है ना। कुछ तो मैं खैर तुमको सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना। तो आप अपना बीसीके का नॉलेज और कैसे बढ़ाएंगे? तो और कैसे बढ़ेगा? ऑब्जर्वेशन से एंड एक्सपीरियंस आर द बेस्ट गाइड्स। एक्सपीरियंस आपको ओवर द ईयर मिल ही जाएगा, लेकिन एक्सपोजर आपका आप तय करेंगे, आ रहा है समझ? ठीक है। अभी जैसे क्लास से निकलते हो तो फिर घर जाकर के क्या करते हो? कभी किसी शादी पार्टी में किसी से मिल रहे हो, समझ में रहे, ठीक है ना, तो किसी से बात कर रहे हो, बड़े आदमी से, बस लड़कियां ताड़ रहे हो और मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ये सब मैटर करता है, क्लियर है ना, ठीक है ना। So it is all about becoming slightly more conscious of our sensory activities. Maybe an article in a newspaper, TV commercial, एक business news, एक visit to market mall, browsing the net, इन सब में कहीं पर भी आपको नॉलेज जो है वो मिल सकता है, क्लियर है क्या, है ना। मैंने जनरली क्या कर रखा है कि बहुत सारे मोटिवेशनल पेजेस और वो सारे लाइक कर रखे हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि इंस्टा जो है उसका एल्गो वगैरह ऐसा है कि वो बहुत एडिक्टिव बनाता है, समझ में आ रहा है। तो नॉर्मली जब हम स्क्रॉल करते हैं ना, तो मैं स्क्रॉल करता हूँ तो मेरे को मोटिवेशनल थॉट्स और वही वही जो है वो दिखते हैं, समझ में आ रहा है। तो इससे मेरा मेंटल सेटअप जो है वो सही रहता है, समझ में आ रही है बात, क्लियर है। तो आप, और उसका एल्गो इतना खतरनाक है, आप जिस तरीके के कंटेंट देखोगे, आपने एक बार किसी वीडियो पर रुक गए और वो देख लिया, तो वो आपके इंटरेस्ट सब नोट करने लग जाता है। तुम फॉलो करो ना करो कुछ, जो वीडियो या कुछ भी ऐसा देखा है, कोई रील पे तुम रुके हो, वो तुम्हारा वो डेटा नोट करते जा रहे हैं। इतना खतरनाक हो, पता है ना तुमको कि इंस्टा पूरा एल्गो पे चलता है, लेकिन वो इतना सिंपल नहीं है जितना हम सोचते हैं कि भी जिस तरीके का देखो तो उस तरीके का दिखाने लगता है। हमको जनरली यही पता रहता है, लेकिन वो हर हैबिट आपकी प्रॉपरली, हर कीवर्ड आपका जो है वो नोट करके रखते हैं, तो फोन में जितने भी टाइप किया होंगे, क्लियर है क्या, है ना। चलो, तो ऐसा वो थियोरेटिकली बोलते हैं कि देखो हर बंदे के पास ना 6 ऑनेस्ट सर्वेंट होते हैं, ठीक है ना। हर इंसान के पास 6 नौकर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हु, ये सवाल है जो आपको किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बना सकते हैं, आ रहा है समझ? तो आपको ये सवाल जब आप पूछते हो ना, तो क्या होता है कि आपको नॉलेज मिलता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। कि यार कैसे करते हो यार बिजनेस, क्या बिजनेस है आपका, क्यों कर रहे हो ये, समझ में आ रहा है। जॉब क्यों नहीं करते, समझ में आ रहा है। कब स्टार्ट किया, समझ में आ रहा है, ठीक है। कहाँ पर स्टार्ट किया,
ठीक है, और किसके साथ चैट किया या आप कौन हो, समझ में आ रही है बात, क्लियर है। सोचो हर एक सवाल रेलेवेंट हो जाएगा, लेकिन किससे रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, समझ में आ रही है बात, क्लियर है। तो लाइफ में सब करो, ये भी करो, आ रहा है समझ में, क्लियर है। ठीक है, एक्सर्प्ट फ्रॉम द एलिफेंट चाइल्ड, तो बुक्स हैं, बुक में लिखा हुआ है ना। Here we may therefore wear out looking glasses and set out an exploratory journey. ठीक है, practice and improvement via reflective thinking leads to perfection. तो बस करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान सुना है आप लोगों ने। एक्चुअली में ना, जब हम बचपन में पढ़ते थे तो उतना समझ में नहीं आता था, मतलब रसवी आवत जाती सिल पर पड़त निशान, तो ये सुनते थे और ये थोड़ा सा मीनिंग भी पता था कि अच्छा हाँ यार, पत्थर पर रस्सी आती जाती है तो उसमें निशान बन जाते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस वर्ड जो है ना, वो ऐसे दिल में नहीं जाता था, समझ रहे, वो ऐसा था कि हाँ हाँ प्रैक्टिस करनी चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंस थी उसकी, क्या है रस्सी आती जाती है तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, क्लियर है। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो होगे ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, तो यू विल रियलाइज कि यार उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब क्या होगा कि आप लोग ना इवेंचुअली अपने साथ वाले, हो सकता है तुम में से कोई एकदम मल्टी मिलियनर बन जाए, समझ में आ रहा है, टॉप 100 रिचेस की लिस्ट में आ जाए कल को, ऐसी होता है, समझ में आ रहा है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई तुम सबकी हिस्ट्री देख लो, अडानी की हिस्ट्री देख लो तुम, मुकेश अंबानी, तो फिर भी उसके जो पापा थे धीरू भाई अंबानी, उनकी देख लो, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरते थे सऊदी में, समझ में आ रहा है, आज एशिया की सबसे बेस्ट रिफाइनरी है उनके पास, क्लियर है क्या। तो ये सुनने में लगता है कि हाँ यार ये लोग बहुत बड़े आदमी किस्मत से बन गए या ये सारा कुछ, लेकिन आप नोटिस करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि आपकी दिनचर्या और उन सब में अगर आप बदलाव करोगे तो अल्टीमेटली आप वहां पर जो है वो पहुंच सकते हो, समझ में आ रहा है। इसमें मेन है प्रैक्टिस और डिसिप्लिन, ठीक है। तो जो आप में से बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है ना, कल को अगर आपको पता करना है कि वो क्या रीजन था जिसके कारण वो इतना बड़ा बन गया, तो वो रीजन मैं अभी से बता दे रहा हूँ। उसका रीजन सिर्फ एक है, डिसिप्लिन। हमको लगता है इंटेलिजेंस है, हमको लगता है कि हार्ड वर्क है, डिसिप्लिन, समझ रहे, ये सब चीजें अपने आप आती हैं उसमें, ठीक है। जो व्यक्ति डिसिप्लिन्ड है ना, जो व्यक्ति डिसिप्लिन्ड है, उसके नॉलेज को कोई पार नहीं कर सकता। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो ट्रेडिंग करता है, मतलब शेयर मार्केट में, ठीक है, 3 साल से उस बंदे को देख रहा हूँ, समझ रहे, उसके जैसा डिसिप्लिन्ड बंदा मैंने नहीं देखा और प्रॉपर प्रॉफिट कमा रहा था। बहुत कम लोग मिलेंगे जो ये बोलेंगे शेयर मार्केट में मतलब प्रॉफिट लेवल पर, मैं नहीं हूँ, समझ में रहे। और वो जो है साइंस लेके पढ़ा है, उसके बाद फार्मा कंपनी में उसने जॉब किया है, क्लियर है, और वो ट्रेडिंग करता है और वो उसको नहीं पता कि ये कौन सी कंपनी, क्या काम है उसका, समझ रहे हो। लेकिन उसको वो जो उसको जो टेक्निकल्स है ना, जैसे उसके होते हैं कुछ, अगर तुमको पता होगा उसके बारे में तो, है ना, कि फिबोनाची, वो सब की स्टडी उसने कर ली, समझ में आ रहा है। तो मैथमेटिकली इज विनिंग, जबकि जो चीजें हैं वो किस पर बेस्ड है, डिमांड सप्लाई, समझ में आ रहा है। तो वो दिन के 8 घंटे लगाता है तो वो उससे कम नहीं लगाता, समझ में आ रहा है। उसको 1 घंटे अगर रात को पढ़ना है, वो हर दिन अपना जर्नल मेंटेन करता है। जर्नल मतलब वो, ये अकाउंट्स वाला नहीं, जर्नल मतलब डायरी, यानी आज के दिन मैंने क्या क्या इन्वेस्ट, क्या क्या में इन्वेस्ट किया या क्या बेचा, क्या लॉस में बेचा, क्यों बेचा, उस समय मेरी मेंटालिटी क्या चल रही थी, ये सब। अरे सर, उसके पास 3 साल का डेटा मेंटेन है, वो 1 घंटे रोज लगाता है मार्केट क्लोज होने के बाद। और मतलब ऑलमोस्ट हमारी हफ्ते में 2-3 बार 4 बार बात होती है, तो इसलिए मुझे पता है, समझ में आ रहा है। आपको सक्सेसफुल डिसिप्लिन ही बनाना है, समझ में आ रहा है। वो भी अपने मतलब बेसिक कैपिटल को 5 to 6 टाइम्स कर चुका है, आ रहा है समझ में, ठीक है? बहुत अलग लेवल पर काम करता है वो, ठीक है। तो डिसिप्लिन है जिससे कल को कोई व्यक्ति जो है वो बहुत बड़ा बन जाएगा, देख लेना, ठीक है। तो कौन कौन से न्यूज़पेपर इन जनरल आपको वीसी के आपका क्वेश्चन बढ़ाएंगे, तो मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड, ईटी,
फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ये रिनाउंड नाम है, ठीक है। न्यूज के इसके ऐप्स भी आते हैं, ठीक है। जनरल बिजनेस की आपको खबरें मिल ही जाएंगी। मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं है कि आप डिटेल्स पढ़ते जाओ, लेकिन हेडिंग पढ़ोगे तो कोई ना कोई एक न्यूज ऐसी हो सकती है जो आपके लिए इंटरेस्टिंग है, अरे यार ये कैसे हो गया यार, आ रहा है समझ। और फिर क्या होता है भाई, संगत का असर होता है। अगर आपकी इनकी संगत रहेगी तो इवेंचुअली आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। याद रखो, नॉलेज बहुत बड़ी पावर है और पैसा है, नॉलेज। क्लियर है क्या? बिजनेस मैगजीन्स, बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस इंडिया, बिजनेस टुडे, इंडिया फोर्ब्स, CNBC न्यूज चैनल्स वगैरह है। क्लियर है ना? देखो न्यूज चैनल तो बैठ करके नहीं देखते, मैंने भी अपने टाइम में ट्राई किया था कि वो बैठ करके देखें, 5 मिनट बाद सर दुख लगता है कि अरे यार क्या है, मतलब क्योंकि वो लोग न्यूज इस तरीके से करते हैं ना, और हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो रील्स के लेवल का है। रील्स वील्स क्यों हिट है, समझ में आ रहा है? क्योंकि हमको 10 सेकेंड में चेंज चाहिए, समझ में आ रहा है? 10 सेकेंड बाद हमको चाहिए कि अब कुछ अलग देखने को चाहिए हमको, समझ में आ रहा है? 30 सेकेंड 40 सेकेंड हो गए तो बहुत ज्यादा ही टाइम दे दिया किसी चीज को। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? हमारा अटेंशन स्पैन बहुत बिगड़ चुका है। तो इस कारण से आप क्या कर सकते हो कि उसके अनुसार तय कर सकते हो। आप अगर वो कर लोगे और फ्रंट में लगाओगे तो कभी भी खोल करके आपने देख लिया, उसके नोटिफिकेशन ऑन रहते हैं, कुछ ना कुछ खबर आपको भी देते ही रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना? जैसे मैं मेरे में मनी कंट्रोल है और ये मिंट मेरे में डाउनलोडेड है, ये सब मुझे न्यूज ET डाउनलोडेड है, सब जनरल न्यूज देते रहते हैं। ठीक है, मुझे कैसे पता है कि टाटा ने बिस्लरी को एक्वायर कर लिया? समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बात मुझे कल से पता है। ठीक है, मुझे कभी इंस्टा से कोई न्यूज मिल जाती है, कभी एक नोटिफिकेशन से मिल जाती है। क्लियर है? ठीक है ना? जनरल बिजनेस है। और बाकी ऐसा नहीं है कि मैं बैठ करके अलग से न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा हूँ, बैठ के अलग से बिजनेस न्यूज पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? चलते फिरते ही न्यूज आपको मिलती जाएगी। ठीक है, चलो। ह्यूमन जो एक्टिविटीज है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। आ रहा है समझ? ठीक है ना? तुमको कोई लड़की पसंद आ गई है ना, तुम उसका पीछा कर रहे हो, देख रहे हो कि वो कहाँ रहती है, गाड़ी आड़ी है ना, कौन से कॉलेज में पढ़ती है, सब तुम आइडेंटिफाई कर रहे हो, ये सब क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके लिए गिफ्ट खरीद रहे हो, ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? घर में पैसे मांग रहे हो कि घुमाने ले जाना है गर्लफ्रेंड को, तो ये क्या है? इकोनॉमिक प्लस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है ना? तो 2 टाइप की एक्टिविटीज होती है। हमारा कंसर्न किस पे है बिजनेस में? अरे यार हाँ, बोल ही दिया। हमारा कंसर्न किस पे है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है, तो देखो मेरा ओपिनियन ये है, इट्स अ ब्लेंड। समझ में आ रहा है? इंसान को बेसिकली का क्या करना है, अगर देखा जाए तो उसको बेसिकली करना है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य जो है वो पैसे कमाना नहीं है, वो पैसे कमा के उस पैसे से मजे कर रहा है। समझ में आ रहा है? देयर इज अ डिफरेंस। तुम किसी को बोलो कि गोल क्या है, गोल है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए, गोल है कि मेरे पास 1000 करोड़ रुपए। गोल ये नहीं है। गोल ये है कि मेरे पास 1000 करोड़ रुपए जब होंगे तो मैं एक रोल्स रॉयस लूंगा और उस कार में जब मैं चलूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन वो गोल्स पूरे वो हो चुके हैं। यानी बहुत सारे लोग जो है ना वो सिर्फ पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? खर्च नहीं कर पा रहे। क्लियर है? वो बेसिक गोल भूल चुके हैं। समझ में आ रहा है? तो मेरा व्यू ये है कि आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उनके लिए ही क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही है। समझ में आ रहा है? ठीक है, त्योहार में पूजा करना क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी दिवाली में ही होती। सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज कब मूव करती है? नवरात्र में, दिवाली में। समझ में आ रही है बात? जब त्योहार आता है तभी मूवी लॉन्च होती है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि तब लोग है ना मूवीज देखेंगे या जो भी है। ये क्लियर है क्या? है ना? इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी वो है जिनसे कि आप जो कि पैसे कमाने के लिए करते हो। आ रहा है समझ? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारी है जो कि आप प्लेजर के लिए करते हो। अब उसमें अगर पैसे खर्च हो रहे हैं तो फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होगी। तो ब्लेंड है काफी, बहुत सारी जगहों पर ब्लेंडेड है।
लेकिन प्योरली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करता हूँ, ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आ रहा है समझ? ठीक है। और मैं अगर मान लो कोई प्रॉपर कोई बिजनेस कर रहा हूँ, वो प्योरली क्या होगा मेरा? इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। कोई व्यक्ति दुकान में बैठा है, गुड्स बेच रहा है, तो मजा आ रहा है क्या उसको? समझ में आ रहा है? ये काम वो काय के लिए कर रहा है? पैसे कमाने के लिए। तो दैट इज प्योरली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं अपने बच्चे को प्यार कर रहा हूँ, उसमें कुछ भी इकोनॉमिक नहीं। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो इस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं, है ना। लाइवलीहुड मोटिव, वैरायटी ऑफ मोटिव्स आर एट्रीब्यूटेड टू नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना। ठीक है। हाँ, लव फॉर फैमिली, है ना, पैशन अबाउट सम हॉबी, है ना, वो सारे काम जो तुमको करने अच्छे लगते हैं। समझ आ रहा है? मतलब उसमें अब देखो, तुम्हें म्यूजिक सुनना अच्छा पड़ता लगता है तो तुम वॉकमैन खरीद रहे हो। वॉकमैन बोल रहा हूँ, पहले वॉकमैन जानते हो क्या होता है? बाप रे, बहुत पुराना हो गया हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। वॉकमैन ऐसा होता था, मतलब पहले कैसेट वाले वॉकमैन आते थे या सीडी वाले, वो लगाते थे और सुनते थे। मतलब मोबाइल आने के बाद वो पूरा एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। मतलब वॉकमैन ही था पूरी दुनिया की जान म्यूजिक की। खैर, तो है ना, अपन लोग सॉन्ग्स वगैरह जो सुनते हैं उसके लिए अपन मोबाइल ले लेते हैं। क्लियर है? लेकिन मेन उसमें क्या है कि भैया आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लग रहा है, तो थोड़ी बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट मेनली क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपका पैशन है कुछ पर्टिकुलर चीज, वही मतलब कि कुछ करना आपको अच्छा लगता है, उसमें थोड़े बहुत पैसे खर्च होते हैं, लेकिन मेनली वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको घूमना अच्छा लगता है ना, सीनिक व्यूज, कद्दा कद्दा जाना, ये सब अच्छा लगता है, तो ये अच्छा लगता है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन इसके लिए हाँ, मुझे कुछ पैसे खर्चे करने पड़ते हैं। जो एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ प्योरली काय के लिए? अर्निंग के लिए, वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है ना? है ना। कुछ लोगों का रहता है कि भैया फॉरेस्ट, नेचर कंजर्वेशन, एनिमल राइट्स के लिए कुछ लोग बहुत ही अलग लेवल पर रहते हैं। है यहाँ पर कोई एनिमल लवर? नहीं है? डॉग लवर, मतलब बहुत ही डिफरेंस है। मतलब मुर्गा खा लेते, कुत्ता नहीं खाते। एनिमल लवर इज एनिमल, क्या डिफरेंस है भाई? समझा? नहीं नहीं, डॉग अच्छा है। समझा? मुर्गा वो तो खाने की चीज है। ठीक है, ये गड़बड़ है। ठीक है, चलो ठीक है। है ना, अंडर प्रिविलेज यूथ, यूजुअली इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर सेड टू बी ड्रिवन बाय रैशनैलिटी। रैशनैलिटी क्या है? जो अभी मैंने एक बात बोली, ये क्या है? रैशनैलिटी। समझ रहे? एक रैशनल व्यक्ति मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो कि सही गलत में फर्क करना जानता है। समझ रहा है? इकोनॉमिक्स में हम बोलते हैं कि इंसान विल गो फॉर मैक्सिमम यूटिलिटी। आप किसी भी चीज पर खर्च करते हो किसके लिए? कि उसमें हमको सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। क्लियर है क्या? ठीक है ना। एक रैशनल व्यक्ति जो, पगला व्यक्ति क्या करेगा? 10 रुपए की चीज के लिए 100 रुपए दे रहा है वो। इसमें कोई रेशनैलिटी नहीं। रेशनैलिटी मतलब एक आम समझदार व्यक्ति जैसे एक्ट करेगा। व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न एंड व्हाट इज इन इट फॉर मी। ठीक है ना। और सेल्फ इंटरेस्ट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो रेशनैलिटी से गवर्न होती है। इट्स बिजनेस, प्योर बिजनेस, कि भैया हम 100 रुपए लगा रहे हैं, हमको क्या मिलेगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए हो रही है। समझ में आ रहा है? ठीक है। जब मैं अपने बच्चे से प्यार कर रहा हूँ तो उसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है कि मैं उससे बोल रहा हूँ कि देख मैं तेरे को प्यार कर रहा हूँ, तू भाई मेरा ध्यान रखना। नहीं करते हैं लोग। समझ में आ रहा है कि भाई देखो हम तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं, तुम हमारा ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? लेकिन कोई अगर प्योरली किसी के लिए कुछ कर रहा है ना, जैसे कोई डॉग लवर जो है, समझ में आ रहा है, वो कुत्ते के लिए कुछ करते हैं तो एक्सपेक्ट नहीं करते। दैट इज प्योरली अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? तो इमोशनल सेंटिमेंटल रीजंस, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना। सेल्फलेस कंसर्न्स और वेलफेयर ऑफ अदर्स। ठीक है। इसमें सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, पर्सनल, रिक्रिएशनल, चैरिटिक और पेट्रियाटिक एक्टिविटीज आ जाते हैं। अब आज के दिन में बहुत मच गया है क्योंकि मैक्सिमम जगह पे मोटिव्स क्या हो गए? इकोनॉमिक। समझ में आ रहा है? अगर कोई रिलीजियस कल्चरल बातें भी कर रहा है तो समझ में नहीं आता कि वो
एक्चुअली में नॉन इकोनॉमिक मोटिव है, प्योरली कल्चर की बात कर रहा है, प्योरली रिलीजन की बात कर रहा है, या उसके पीछे कुछ इकोनॉमिक मोटिव? समझ में आ रही है बात? ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इकोनॉमिक मोटिव होते हैं, बहुत सारे लोग प्योरली उसके लिए करते हैं, लेकिन ये बाइफरकेशन कर पाना बड़ा मुश्किल। क्लियर है? इसमें से आप पता लगा सकते हो क्या कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक कौन कौन सी है? जैसे पहली वाली आपको इकोनॉमिक लग रही है, नॉन इकोनॉमिक? इकोनॉमिक क्यों लग रही है इकोनॉमिक? क्योंकि अटायर देख करके हमको लग रहा है कि वो खाना कहाँ पर बन रहा है, होटल है ना, शी इज अ शेफ। ये दूसरा वाला क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्यों? पाव भाजी बना रहा है वो, समझना, लेकिन सड़क में पीछे रेट लगे हुए है ना। फिर तीसरा नॉन इकोनॉमिक, मम्मी घर में खाना बना रही है। फोर्थ नॉन इकोनॉमिक। फिफ्थ नॉन इकोनॉमिक, क्योंकि पीटा एनिमल उसके लिए काम करता है। सिक्स नॉन इकोनॉमिक, पता है चिपको मूवमेंट, पेड़ काट रहे थे तो उनको, पेड़ों को बचा रहे थे सब लोग जब, है ना, ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक। लंगर जो है नॉन इकोनॉमिक, है ना, पेड़ के नीचे पानी पीने का रखा हुआ है, नॉन इकोनॉमिक। फिर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, और ये भी इकोनॉमिक है, सिलाई विलाई हो रही है, और ये भी इकोनॉमिक है। क्लियर है क्या? है ना। चलो, तो फिर इवेंचुअली इसमें बोल रहा है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का भी एक इकोनॉमिक डायमेंशन होता है, मतलब, है ना। However, neither the investor nor are those who volunteer to work in these activities seek any material gain or regular income from these activities. In fact, the motive or the intent behind any of the activity is such a singularity, strong determinant of the economic non-economic dichotomy. Point ये कि आपका जो मोटिव है, आपका जो मकसद है, आपका जो इंटेंशन है, समझ में आ रहा है? ठीक है, आपकी संवेदनाएं तय करती हैं कि वो एक्टिविटी जो आप कर रहे हो वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक। समझ में आ रहा है? वही खाना बनाना, मतलब लंगर में वही खाना बना करके प्यार से खिला रहे हैं, नॉन इकोनॉमिकली, क्योंकि उनको कुछ चार्ज नहीं करना, ना ही उनको कुछ मोटिव है आपसे, आ रहा है समझ? और वही खाना होटल में बनाना विल बी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो वो जो एक्टिविटी है उसका जो मोटिव है वो तय करता है कि वो इकोनॉमिक है या नॉन। ये क्लियर है ना? ठीक है ना। तो इफ आई डू सो फॉर अदर्स फॉर इनकम, है ना, ये इकोनॉमिक होगी। However, the world needs to understand that if we wish the best minds, heart and soul to work for the solution of the problem facing the humanity, we must find ways of offering them the best rewards and compensation. ठीक है, चलो, बाकी थोड़ी सी जेनरिक बातें हैं कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज में खास बात क्या है कि भाई सबसे मेन तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? इनकम जनरेटिंग होती है, आ रहा है समझ? मैन्युफैक्चरिंग, रीसेलिंग, एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी है, ये सब क्या होता है? इनकम जनरेशन वाले होते हैं, ठीक है ना। इन इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल्स कंप्राइज एज possessor of one or more factors of production, land, labor, capital and entrepreneurship. ठीक है, the corresponding income characteristics in exchange for or compensation for their factor services are wages, rent, interest and profit. पता है आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये चारों के जो कॉम्पनसेशन होते हैं वो क्या होते हैं? ये याद रखना है ना, ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। सबको पता है कि नहीं पता है ना? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज भी बोल सकते हैं, एंटरप्रेन्योर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन सबको मिलता क्या है? लैंड रेंट, लेबर वेजेस, कैपिटल इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट। ठीक है, है ना। बाकी जरूरी नहीं कि पैसे मिले, काइंड में भी मिल सकती है कि भाई हमने कंपनी के लिए काम किया, हमने रहने के लिए घर दे दिया, अरे समझ, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, लैंड ओनर में कॉम्पनसेट द टिलर ऑफ द लैंड इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेड। बहुत सारे जमींदार होते हैं वो किसानों को बोलते हैं तुम काम कर लो, आधी फसल हम ले लेंगे, बस
पैसे का कोई लेन देन नहीं, तुम फसल, तुम काम करो हमारे खेत में, फसल आती है हमको दे देना, दैट्स इट। क्लियर है ना? The nomadic pastures who brought their herds to graze the stuff left after the harvest were often paid in form of food grains. ठीक है। ठीक है, चलो बाकी कल करते हैं।